अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़े थे प्रमुख अनुच्छेद। तो अब इसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रमुख शब्दावलियाँ, यानी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान के अंतर्गत जानना आवश्यक है, साथ ही साथ इनसे कभी कभी प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल है कि शून्यकाल नाम दिया गया संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा या समाचार पत्रों द्वारा। तो शून्यकाल जो है इसका कहीं भी हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, ना ही लोकसभा में उल्लेख है और ना ही इसका राज्यसभा में है। तो ये नाम जो है समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है। ये सवाल पूछा गया है एक बार। तो इस तरह से जो है कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी परिभाषाएं हैं जिनसे सवाल बनते हैं, साथ ही साथ संविधान के ज्ञान के लिए इनकी जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए पढ़ते हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। तो हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। और आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। तो सबसे पहले लेते हैं हम शून्यकाल। अंग्रेजी में इसे जीरो पीरियड कहा जाता है। तो संसद का जब सत्र चल रहा होता है तो चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, तो प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय जो है, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय, 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल कहलाता है। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये नाम जो है समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है। इसमें सांसदों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसमें जो है माननीय जो सदस्य गण होते हैं वो अविलंबनीय जो है प्रश्नों
को पूछते हैं, यानी उनका तत्काल उत्तर मांगते हैं वो, और ये उत्तर जो है उनको ओरल दिए जाते हैं, जबानी दिए जाते हैं, लिखित में नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, अविलंबनीय प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं इसमें। ठीक है, या अविलंबनीय महत्व के जो है प्रश्न उठाते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं, यानी उनका उत्तर तुरंत चाहते हैं। ठीक, तो ये हो गया शून्यकाल। दूसरा देखते हैं अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न, अब जब संसद की कार्यवाही चल रही होती है तो ऐसे समय में यदि किसी प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है तो उस प्रश्न में या उस प्रश्न के स्पष्टीकरण हेतु, जिसमें कोई भी अलग से एक प्रश्न उठता है उसी से जुड़ा हुआ, तो उस प्रश्न के स्पष्टीकरण हेतु जो है अध्यक्ष महोदय की, लोकसभा के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई भी सदस्य इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। ठीक है, यानी उस संबंधित विषय से जिसके बारे में पहले उत्तर दिया जा चुका है उसी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछा जाता है अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, और ये जो है अध्यक्ष महोदय अनुमति देते हैं तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अनुपूरक प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, अगला आता है तारांकित प्रश्न। ये था दूसरा अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न समझ आ गया आपको। तीसरा है तारांकित प्रश्न। इसमें जो है प्रश्नों में जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें स्टार बना दिया जाता है, इसलिए इसको तारांकित प्रश्न कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है, सदस्य से मतलब सांसद, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है तारांकित प्रश्न कहते हैं, और इन प्रश्नों का भी उत्तर मौखिक दिया जाता है। साथ ही साथ तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गई होगी। इसके अतिरिक्त सॉरी तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सवाल बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब इसमें 4 ऑप्शन अगर दे दिया जाए तो उत्तर होगा हमारा नहीं पूछे जाते हैं। अगली जो परिभाषा है हमारी है वो है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न। ठीक, तो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य सदन में तत्काल चाहता है, तुरंत चाहता है, अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं। और साथ ही साथ यह उत्तर जो है लिखित में मांगता है तो इसका उत्तर तुरंत तो नहीं मिलेगा, इसके लिए एक समय सीमा होती है। तो उस समय सीमा के अंतर्गत जो है लिखित में इसका जवाब दिया जाता है। तो तुरंत ये जो लिखित में जो उत्तर चाहिए उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। और साथ ही साथ इनका उत्तर जो है तुरंत सदन में तो मिल नहीं सकता चूंकि लिखित में चाहिए। इसके अतिरिक्त
अतारांकित प्रश्नों के भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगला आता है अन्य सूचना प्रश्न। अन्य सूचना प्रश्न। तो जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का होता है, साथ ही साथ जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए, यानी जो साधारण सा प्रश्न है उसमें उसकी जो अवधि है 10 दिन की, साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित समय सीमा जो 10 दिन की है, उस अवधि से कम सूचना देकर के पूछा जा सकता है। यानी जो साधारण प्रश्न है, यानी मान लीजिए कि जो साधारण क्वेश्चन है, साधारण से प्रश्न है, उनकी समय सीमा 10 दिन की है, तो उससे 10 दिन से पहले ही इन प्रश्नों का उत्तर जो है मिल जाना चाहिए। इन्हें अन्य सूचना प्रश्न कहते हैं। अगली जो परिभाषा है वो है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या है कि स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। यानी सदन का ध्यान किसी खास बात की ओर, जिसे लंबित न किया जाए। ठीक है, जैसे कहीं कोई घटना हो गई है, मान लीजिए अभी आपने उदाहरण के तौर पर देखा कि कुछ हमारे यूपी के, दिल्ली के ऐसे बॉर्डर्स रहे जहाँ पर किसानों का धरना प्रदर्शन चलता रहा, किसानों की मौत भी हुई, तमाम सारी समस्याएं आ गई। अब अगर सदन चल रहा हो और उसमें जो है इसका बिना विलंब किए, अविलंबनीय का मतलब बिना विलंब किए हुए उसमें तो तत्काल उत्तर मांगा जाए, तो इस तरह के प्रश्न को जो है स्थगन प्रस्ताव में उठाया जाता है। और जब सदन इसे स्वीकार कर ले, उत्तर देने के लिए स्वीकार कर ले, और तो जो और दूसरी चर्चाएं चल रही होती हैं, तो जो चर्चाएं उस समय सदन में चल रही होती हैं उनको रोक करके इसका उत्तर दिया जाए, तो ये स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। और साथ ही साथ एक जो खास बात है वो ये है कि इस प्रकार के प्रश्न को पूछने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है, यानी 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। सवाल बनता है कि स्थगन प्रस्ताव के लिए कम से कम सदस्यों के स्वीकृति की आवश्यकता है, 50, 100, 150, 200। ठीक है, तो उत्तर होगा हमारा 50। अगली जो परिभाषा है वो है संचित निधि। कंसोलिडेटेड फंड। तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि अनुच्छेद 266 में जो है संचित निधि का उल्लेख किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। और इस निधि से विभिन्न अनुदानों पर व्यय किया जाता है, विभिन्न प्रकार के अनुदान इससे प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ विभिन्न अधिकारियों के, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यपाल और तमाम जो आपके दूसरे अधिकारीगण हैं, उनके वेतन संचित निधि से ही निर्गत किए जाते हैं। समझ में आई बात? तो अब ये बनता कैसे?
राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद, राज्यों को शुल्कों एवं करों का अंश देने के बाद जो धन बचता है उसे जो है संचित निधि में डाल दिया जाता है। इस प्रकार संचित निधि बनती है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन जो है इससे निर्गत किए जाते हैं। और आकस्मिक निधि क्या है? यानी कॉन्टिंजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, नाम से ही जाहिर है कि अकस्मात किसी आपदा के लिए आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि कॉन्टिंजेंसी फंड। तो इसका निरूपण किस प्रकार होता है? इसका देखिए विवेचन जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। आर्टिकल 266 अनुच्छेद 267 में उल्लेख किया गया है आकस्मिक निधि का। साथ ही साथ जो है इसमें जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इसका जो है निरूपण किया जाता है। यानी सरकार कानून बना करके ही इस जो है आकस्मिक निधि का निरूपण करती है, इसे बनाती है। अब इसमें जो विभिन्न आपदाएं हैं, तत्काल समय में जहां राहत कार्य किया जाता है, साथ ही साथ लोगों को जो धनराशि की, नगद धनराशि की सहायता पहुंचाई जाती है, उसमें आकस्मिक निधि से ही धन निर्गत किया जाता है। लेकिन संसद की स्वीकृति के बिना इसमें धन नहीं निकाला जा सकता है। दो स्थितियां हैं, एक तो संसद की स्वीकृति, दूसरे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से इस आकस्मिक निधि से जो है अग्रिम रूप से धन की निकासी की जा सकती है। ठीक। अब अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या है कि विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। ठीक है। भारत की संचित निधि पर जो व्यय है उस यानी जो संचित निधि है, अब उसमें क्या है कि कितनी डिमांड है, कितना धन चाहिए संचित निधि के लिए। एक भाई मोटा आइडिया तो है ही है कि इतना जो धन है वो वेतन में जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया था कि राष्ट्रपति महोदय यानी प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर इसके बाद जितने भी स्टेट्स हैं उनके गवर्नर यानी राज्यपाल, फिर हमारे जो अटॉर्नी जनरल हो गए, और जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं यानी कैग। तो ये सब जोड़ करके जितना वेतन हमें चाहिए, तो एक आइडिया तो है ही है कि इतना धन जो है वेतन देने के लिए चाहिए संचित निधि से। तो उस धन के लिए जो कमी पड़ती है उसमें अनुदान की मांग की जाती है, ये विनियोग विधेयक कहलाता है। और भारत की संचित निधि से कोई धन विनियोग विधेयक के ही
अधीन निकाला जाता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है विनियोग विधेयक के अधीन, लेखानुदान के अधीन, वित्त विधेयक के अधीन, इनमें से कोई नहीं। समझाया? तो इस तरह से सवाल बनता है। तो विनियोग विधेयक के अधीन ही संचित निधि से कोई भी धन की निकासी की जाती है। तो इस तरह से ये अभी तक डेफिनेशंस हुई कुछ इंपॉर्टेंट। अगली डेफिनेशन देखते हैं। अगली डेफिनेशन है लेखानुदान। लेखानुदान तो जैसा कि हम जानते हैं कि विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही हम संचित निधि से कोई धन निकाल सकते हैं। जब विनियोग विधेयक पारित हो जाता है तभी हम जो है संचित निधि से कोई धन निकाल सकते हैं, किंतु सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता अधीन हो सकती है। मतलब जब तक विनियोग विधेयक पारित हो इसके पहले ही सरकार को धन की आवश्यकता हो सकती है। तो अनुच्छेद 116 का के अंतर्गत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर कर देती है। यानी अनुच्छेद 116 का के द्वारा सरकार विधेयक पारित करके अग्रिम धन की जो है पूर्ति कर देती है, पहले ही धन की व्यवस्था कर देती है। और यही जो है लेखानुदान के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जो है बजट में विवरण देना संभव नहीं है, इसका विवरण जो है बजट में नहीं दिया जाता है। ये हो गया लेखानुदान। अब आते हैं जो हम बहुत प्रमुख परिभाषा है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। तो अनुच्छेद 112 जो है, अनुच्छेद 112 याद रखिएगा, अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। ठीक है, यानी वित्त विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 112 में दी गई है। तो जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। यानी सरकार अगले आने वाले वर्ष के लिए जिन प्रस्तावों को प्रस्तुत करती है, जो भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं अगले वर्ष के लिए, उनके लिए जो जिस भी धन की आवश्यकता है, जितने भी धन की आवश्यकता है, तो यही जो है वित्त विधेयक कहलाता है। सामान्यतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। राजस्व का मतलब जो धन की उगाही होती है, जो टैक्स कलेक्ट होकर के आता है, राजस्व कहलाता है। और साथ ही साथ जो व्यय, पहले धन भाई सरकार के पास कहीं से कलेक्ट होकर के आता है तभी तो उसे वो खर्च करती है ना। तो जो धन व्यय किया जाता है, इनको मिला करके जो है वित्त विधेयक की रचना होती है। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। जितने भी वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वो धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। और धन विधेयक है अथवा ये वित्त विधेयक है, इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को ही है। यही सवाल एक बार पूछा गया है
कि कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, धन से जुड़ा हुआ कोई भी विधेयक, वित्त विधेयक है या धन विधेयक है, इसको प्रमाणित करने का अधिकार है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपरोक्त सभी। तो इसका अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। ठीक, अब आते हैं धन विधेयक। धन विधेयक तो संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। यानी जो भी कलेक्शन होता है टैक्स वगैरह से, या जो भी राजस्व की वसूली होती है, सकल राजस्व की वसूली होती है, वो धन विधेयक कहलाता है। और संविधान के अनुच्छेद 110(1), संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड का से छ तक के उपखंड का से छ तक में जो विषय में उल्लिखित विषय धन विधेयक कहलाते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है अनुच्छेद 110 के ब्रैकेट 1 के अंतर्गत। ठीक है, अब ये कुछ प्रोटोकॉल आप हमेशा सुनते होंगे। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल हमेशा सुनते हैं आप। तो दो देशों के मध्य कूटनीतिक आचरण के नियम को प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, दो देशों के मध्य कूटनीतिक आचरण के नियम को प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें होता क्या है कि अपने हित की पूर्ति के लिए जो है देश पहले से समय लेते हैं कि हम वार्ता करेंगे, एक दूसरे देशों में आना जाना होता है, तो ये प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है, अब जो है रेफरेंडम क्या कहलाता है कि जब कोई विषय वाद विवाद का विषय बन जाता है, कंट्रोवर्सी का मैटर बन जाता है जब कोई विषय, तो इसमें जनता की राय ली जाती है। ठीक है, जनता की राय ली जाती है, यानी जनमत ज्ञात किया जाता है। तो जो भी जनता से जनमत आता है वो रेफरेंडम कहलाता है। तो ये कुछ खास परिभाषाएं हो गई। शेष परिभाषाएं अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए,
नए छात्रों से मेरा पुनः अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।